नमस्कार। आपके सामने कुछ कविताएं पढ़ रहा हूँ। ये पहली कविता है जगह। एक संकुल संसार में जो चला गया, एक संकुल संसार में जो चला गया, वह अपने पीछे छोड़कर नहीं गया कोई जगह। उसी की जगह खाली रही जो अब तक नहीं आया। उसी की जगह खाली रही जो अब तक नहीं आया। बनी हुई जगहें ईर्ष्या से देखती हैं, किस तरह अनुपस्थिति बुनती है एक जगह जो प्रतीक्षा करती है। एक कविता है सिर्फ। धीरे धीरे साफ होने लगता है कि चमगादड़ ही सही है। एक उलट पुलट दुनिया में परिप्रेक्ष्य सिर्फ उन्हीं के पास है। चीजों के अपनी जगहों से हटते जाने के विषय में सिर्फ उन्हीं के पास है प्रामाणिक जानकारी। सिर्फ वे ही जानते हैं शीर्षासन का अर्थ। वे किसी भी सेंस से घुसाते हैं कमरों में। अपनी व्यग्र फड़फड़ाहट में हवा को तितर बितर करते हुए बेचैन आत्माओं की तरह मंडराते हैं सिरों पर। फिर वे निकल जाते हैं अचानक अलग अलग दिशाओं से बनाए गए अनेक गतिवलय अपने पीछे छोड़ते हुए। वे अपनी हताशा में लटके हुए दिखाई देते हैं, जैसे कमजोर आंखों से पढ़ रहे हों क्षितिज पर लिखा हुआ कुछ साफ साफ। ये कविता है आवाज। आवाज एक काया है जिसमें असंख्य आत्माओं का वास है। आवाज से ही पता चलता है कि आवाज में कोई दरवाजा खुल रहा है या बंद हो रहा है। जिन आवाजों को सुनकर उनमें डूब जाने की तबीयत होती है, बाज दफा वे तवे पर गिरी बूंदों की आवाज में बदलकर ऐसी गायब होती हैं कि दूर तक रेगिस्तान पसर जाता है। बरसों से बंद मकानों में जमी हुई धूल और जालों में आवाजें धीमे धीमे गूंजने लगती हैं। कभी कभी वे नामुमकिन जगहों पर मिलती हैं और सन्नाटे में डाल देती हैं। जर्द पन्नों वाली बोसीदा किताबों में कोई पुराना मौसम बोलता है। काठ कबाड़ की टटोल में कोई बिसरी हुई आवाज हाथ पकड़ लेती है। सूख कर अकड़ा हुआ एक जूता अच्छे दिनों की आवाज में कुछ कहने लगता है। तांबे के उन पुराने भारी भरकम बर्तनों से हम बचकर निकलते हैं जिनमें पुरखों की आवाजें खनकती हैं। संजो कर रखे हुए पत्ते के कंकाल में एक पेड़ हवा में हंसता हुआ सुनाई देता है। मैं जब भी अपनी असली आवाज में कुछ बोलता हूं, मुझे लगता है मेरा गला खराब हो गया है। अपनी आवाज को साफ करने के लिए अक्सर खखारता हूं। लगता है गले में अटका हुआ यह कुछ बहुत अपनी सी चीज है जिसके बिना मेरी तमाम आवाजें गड्ढमड्ढ हो जाएंगी। कुछ कविताएं अपने अगले संग्रह से, यकीन की आयतें से। आदमी की तरह डूबने से बचने की कोशिश में हाथ पैर मारते मारते वह सीख गया तैरना। डूबने से बचने की कोशिश में हाथ पैर मारते मारते वह सीख गया तैरना। और जब सीख गया तो तैरते तैरते ऐसे तैरने लगा कि अचंभा होने लगा कि वह आदमी है या मछली। यहां तक कि खुद उसे भी लगने लगा कि पानी में जाते ही उसमें समा जाती है असंख्य मछलियों की व्यग्रता और चपलता। लेकिन मछलियां आदमी नहीं होती।
लेकिन मछलियां आदमी नहीं होती और पानी के स्वभाव के बारे में वे मछलियों की तरह जानती हैं। इस बात का पता उसे तब चला जब वह मछलियों की तरह तैरते हुए वहां जा पहुंचा जहां जाना नहीं था। मछलियां देखती रहीं उसे आदमी की तरह डूबते हुए। डर। पृथ्वी के दो अक्षांशों पर अपने अपने घरों में सोए हुए दो व्यक्ति एक जुड़वां सपना देखते हैं। यह एक डरावना सपना है। दोनों घबरा कर उठ बैठते हैं, दोनों का कंठ सूखता है, दोनों पानी पीते हैं और शुक्र मनाते हैं कि जो कुछ भी हुआ सपने में हुआ। दोनों अगली सुबह अपने काम पर जाते हैं, सपने को भूल जाते हैं। डर पृथ्वी के इर्द गिर्द एक उपग्रह की तरह मंडराता है। ये कविता है खबरनवीस। धरती की खबरें पंछी आकाश में ले जाते हैं। धरती की खबरें पंछी आकाश में ले जाते हैं, आकाश की खबरें ले आते हैं धरती पर। ये समाचार सुन सुन पेड़ कभी झूम जाते हैं, कभी सिहर जाते हैं। हम समझते हैं कि वसंत और पतझड़ आते हैं। हमेशा तृप्ति एक बार फिर कामना को जगह देती है। तृप्ति एक बार फिर कामना को जगह देती है। कामना एक बार फिर तृप्ति के जल में डूबती है और फिर बाहर निकल आती है अनाहत कमल की तरह। उस पर पानी की यहां वहां जो बूंदें हैं वह तृप्ति की स्मृति है। कामना हमेशा इस स्मरण से संतप्त है। ये कविता है शर्तें लागू। प्रलोभन की उकसाती इबारत के नीचे बारीक फरेबी हरफों में लिखा है शर्तें लागू। जो बहुत गौर से देखने पर ही नजर आता है, शर्तें तो फिर भी नजर नहीं आती। एक दिन सोचना पड़ता है, एक दिन सोचना पड़ता है वे कौन सी छुपी हुई शर्तें हैं जो हमारे जन्म लेते ही लागू हो गई थी। क्या वे तब लागू हो गई थी जब किसी शाम डूबते हुए सूरज को देखते हुए हमने पाया कि हमारी आंखें न जाने क्यों भर आई हैं, या किसी रात अचानक आकाश में तारों का असीम वैभव देखते हुए स्तब्ध खड़े ख्याल आया था कि ये सब तब भी होंगे जब हम चले जाएंगे। या रेलवे स्टेशन पर जब वह फटेहाल बच्ची 2 रुपए का सिक्का लेकर आई और उससे बताया गया कि 5 रुपए से कम की कोई चीज यहाँ नहीं मिलती, वह धीरे धीरे वहां से हट गई थी और हमारे मुंह में समोसे का टुकड़ा पत्थर हो गया था। धीरे धीरे इस तरह पता चलता रहता है कि जीवन छुपी हुई शर्तों का मसौदा है। उसी घर में मेरे आगे आगे चल रही है एक चीख गुपचुप सी। अभी अभी निकल कर आया हूं एक आत्मीय घर से, जहां पूछी सभी की कुशलक्षेम, अपनी बताई, चाय पी, हंसा, बतियाया और अच्छा लगा कि यहां आया। मेरे निकलने से पेशतर शायद वहीं से निकली है यह गुपचुप सी चीख, मेरे आगे आगे चलती हुई, मेरा पीछा करते हुए, और अब मुझसे पहले मेरे घर के दरवाजों पर दस्तक दे रही है।
ये कविता है दुश्मनों के लिए एक दुआ। अजात शत्रुओं से मुझे हमदर्दी है। वे लोग कितने अकेले होते हैं जिनके दुश्मन नहीं होते। हम उनके अवगुणों को चित्त में धरते हैं, वे हमारे। उनके हासिल को खारिज करते हुए हम उन पर नजर रखते हैं लगातार। एक वक्त ऐसा भी आता है जब हम उनके और वे हमारे दिमाग में रहने लगते हैं। उनकी काट सोचने में जिंदगी काटते हुए हम अपने दुश्मन के बारे में इतना सोचते रहते हैं कि अगर किसी वजह से वह हमारा दुश्मन न रहे तो उस खालीपन से जूझना मुश्किल हो जाए, जब तक कि खालीपन ही दुश्मन की जगह न ले ले। हमारे दुश्मन जहां रहें आबाद रहें, दुश्मनी करते रहें, हमें काम में लगाए रखें। उनके खिलाफ हम दोस्तों की तलाश करते रहें, जिनमें से कुछ में हमारे नए दुश्मन बनने के आसार नजर आते रहें। इस तरह कभी कमी न हो और हमारी दुनियाओं का कारोबार चले। बहुत बहुत धन्यवाद।